हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 7 प्रारंभिक राज्य को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या है इस चैप्टर में कि हम लोग ऑलरेडी जो है क्लास 6 चैप्टर 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ चुके हैं और उस चैप्टर का जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल में पब्लिश किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए थे और साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन जिसे चित्रित धूसर पात्र कहते हैं वो भी प्राप्त हुए थे। तो चित्रित धूसर पात्र का जो इमेज है या फोटो है उसका हम लोग चैप्टर 6 में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी है और इस कारण क्या हुआ कि ये पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे और इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ और छोटे छोटे जन जो है अब जनपद बनते जा रहे थे। और जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। तो ये 3 रूप क्या क्या थे? तो पहला जो था वो था क्या था कि अधिकांश जन जो थे वो अकेले ही जनपद की अवस्था जो है प्राप्त कर लिए थे, जिसमें क्या क्या था? मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल, ये 4 जो था इम्पोर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, जिसमें क्या था कि अकेले ही इन लोगों ने जनपद की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। और नेक्स्ट क्या है कि सेकंड नंबर पे कि कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया था, जैसे पांचाल जनपद जो है इसका एक उदाहरण है। तीसरा क्या था कि अनेक जन जो है अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए और मगध द्वारा अंग की विजय जो इसका उदाहरण है। तो बहुत सारा ऐसा जन था जिसमें क्या है कि शक्तिशाली जन जो थे पराजित हो गए। तो क्या हो कि शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए, मतलब जो शक्तिशाली जन थे वो कमजोर जनों को क्या है जीत लिया और उसको अपने में मिला लिया। तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है कि मगध जो जनपद था उसके द्वारा क्या हुआ था कि अंग जनपद जो था उसको मिला लिया गया। तो मगध जनपद का जो हिस्सा है वो राजगीर और पटना का जो एरिया आता है वो आता है, और अंग जो होता है अंग जनपद उसमें भागलपुर का एरिया आता है। महाजनपदों का विकास तो लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है और इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, बज्जी, मल आदि महाजनपद जो है मुख्य थे और इनमें से कुछ महाजनपद जो था आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित थे। तो हम लोग इस मानचित्र में देखेंगे कि कौन कौन से जो महाजनपद थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले जो है जो सबसे उत्तरी पार्ट में जो था वो थे क्या थे? गांधार था या और काम्बोज। उसके बाद ये था यहाँ पे कुरुक्षेत्र, पांचाल, मल्ल, मथुरा, कोई क्या कहते थे मत्स्य कहते थे, और फिर यहाँ पे अवंती और चेरी, मगध, प्रयाग, यहाँ पे कपिल वस्तु थे, काशी, और यहाँ पे वैशाली, पाटलिपुत्र और अंग चंपा यहाँ था। यहाँ पे महिष्मती था। तो क्या था कि महाजनपदों के शासन का जो है रूप एक जैसा नहीं था। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा का पद जो है वंशानुगत अथवा पैतृक होता है, मतलब पैतृक मतलब पिता के बाद पुत्र का होता है। और महाजनपदों की जो राजधानियां थी शासन का केंद्र थी और राजधानियों में जो है राजा, सेना एवं राजा के जो है कर्मचारी रहते थे। कई ऐसी राजधानियां थी जिसमें किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों की दीवारों से घिरी हुई होती थी। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। महाजनपदों के राजा ने जो है स्वैच्छिक नजराना बलि के बजाय अब नियमित रूप से जो है कर लेने लगे थे और विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों जिसमें कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक, शिकारी आदि से कर की जो है निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी थी। तब क्या होता, जो महाजनपद के राजा थे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वैदिक पीरियड में क्या होता था कि राजा को उपहार या नजराना दिया जाता था और उसी को महाजनपद में आगे क्या होता है कि जो नजराना था जिसको बलि भी कहते हैं, पहले क्या था स्वैच्छिक था, मतलब अपने मन से जितना भी दे दिया उसको एज ए गिफ्ट दे दिया। लेकिन अब महाजनपद में क्या होता था कि उसको नियमित रूप से कर देना पड़ता था और उससे क्या होता था कि जो सब आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग थे जैसे कि कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक मतलब जो शिकारी आदि थे, उनसे कर की जो है एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी थी।
फसलों पर लगाया जाने वाला कर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे, किसान थे, और उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, और जिसको क्या कहते हैं, भाग कहा जाता है। तो उपज का 16वां हिस्सा कितना, जो खेती करते थे फसल का जो होता था उसका 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, और उसको क्या था, भाग कहा जाता था। भाग क्या था कि उपज का 16वां हिस्सा। कारीगरों, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई के राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी जो है कर देना पड़ता था। तो जो कारीगर, बुनकर होते थे या लोहार, सुनार, बढ़ई, ये सबको राजा के लिए महीने में जो है 1 दिन का काम करना पड़ता था फ्री में, और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी क्या होता था कि राजा को कर देना पड़ता था। करों की वसूली से जो है राजा समृद्ध होने लगा, और राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके इसके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होने लगी थी। ये नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा, और ये ही लोग जो थे जो राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जो महाजनपद जो पीरियड था उस टाइम पे वेतन का भुगतान किससे होता है, तो ये आहत सिक्कों से होता है। और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चैप्टर 10 को जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग मगध के उत्थान के बारे में। तो मगध का फैलाव जो था मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल जो है मुख्यालय गया तक था, और मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाली लोहे की खानें जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था, और कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति जो है आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी जो था वो विकसित अवस्था में था, और मगध के क्षेत्रों में जो है क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना बहुत आसान हो गया था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, और मगध की दोनों राजधानियां, मतलब मगध की कितनी राजधानियां थी, 2 राजधानी। क्या क्या थी, राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। तो राजगीर क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और पाटलिपुत्र जो था वो नदियों से घिरा था। और इसके अतिरिक्त मगध में क्या था कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से जो है राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो था वो बिंबिसार था। उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया, और गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया, और इससे राज्य का क्या है कि आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। तो हम लोग पहले जो पढ़े कि क्या कि अंग महाजनपद को मगध महाजनपद के साथ मिला लिया गया था। तो इसने क्या, किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। और वो क्या कहता है, अपनी स्थिति को या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जो था वो क्या था कि अपने पिता के बाद जो है मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। तो उसने किसके साथ युद्ध किया, कौशल और वज्जी संघ के साथ। और कौशल के राजा जो थे प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित कर काशी को प्राप्त किया, और अजातशत्रु ने अपने मंत्री जो है वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर लिया। और अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। यानी कि बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था उसने कौशल और वज्जी संघ को क्या है अपने में मिलाया। तो कौशल को तो वो हरा दिया युद्ध में, लेकिन वज्जी संघ बहुत मजबूत था, तो उसको क्या किया, अपने जो मंत्री थे वत्सकार उसके सहायता से उसके सदस्य में फूट डालकर उसको कमजोर कर दिया, और फिर उसको जीत लिया। अजातशत्रु का ही जो था पड़ोसी जो महाजनपद अवंती था वो अब अजातशत्रु से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसने क्या किया, अवंती से अपनी राजधानी की रक्षा हेतु किलेबंदी कराई, और उसका अवशेष जो है आज भी देखने को मिलता है। उसने क्या किया, गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम में सैनिक छावनी, जिससे सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, और उसी क्या है बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अजातशत्रु के बाद उदयन जो है वो मगध का राजा बना, और उसने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता जो है काफी बढ़ गई थी, और उस समय अवंती का राजा जो था चंद्रप्रद्योत था। तो कौन था उस समय अवंती का राजा, चंद्रप्रद्योत, और वो कई युद्धों में जो है अवंती को हराया। फिर भी अवंती जो है मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने क्या किया कि अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। तो अवंती जो था पहले स्ट्रांग था, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर हो रहा था। और जो जिस टाइम पे क्या था कि उदयन जब राजा बना उस टाइम अवंती का राजा कौन था, राजा चंद्रप्रद्योत।
उसने अवंती को कई युद्धों में हराया, लेकिन अवंती पर क्या है कि उसको कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन क्या है कि फिर धीरे-धीरे अवंती जो है मगध शिशुनाग जब राजा बना तो उसने क्या किया, अवंती, वत्स और कोसल तीनों पर क्या कर लिया, अपना विजय प्राप्त कर लिया और अपना शासन वहाँ पे शुरू किया। तो मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि यूनानी विजेता सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण जब किया था, उस समय मगध में किसका शासन था? तो नंद शासक धनानंद जो है उस टाइम मगध के शासक थे। लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में जो है काफी अलोकप्रिय था, और इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद जो है मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और मौर्यों के जो है इतिहास के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि गणराज्य क्या है। तो कुछ राज ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता है, जैसे शाक, लिच्छवी, बज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलियो, मौर्य आदि जो है भारत के प्रमुख गणराज्य थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणराज्य कौन कौन से महाजनपद थे जो गणराज्य थे। तो इसमें क्या क्या थे इंपॉर्टेंट कि शाक, लिच्छवी, बज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलियो और मौर्य। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। तो गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था, और अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः ये आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट जो था बज्जी संघ था, जिसकी राजधानी जो है वैशाली थी, और मानचित्र में बज्जी संघ की मतलब हम लोग को पहचानना है। जो है ऊपर हम लोग देखे ना मानचित्र, उसमें से उसको देख के इसमें जो बज्जी संघ है उसको ढूंढना है। तो बज्जी संघ में क्या था खास बात कि बज्जी संघ में 8 गणे का वो संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह और बज्जी प्रमुख थे। तो बज्जी संघ में क्या था, 8 गण थे, और वो 8 गणों का एक संघ था, और जिसमें क्या था कि लिच्छवी, विदेह और बज्जी जो था वो प्रमुख था। बज्जी संघ में जो है विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। तो जो विभिन्न गण थे उसके राजाओं की एक सभा होती थी, और ये राजा विभिन्न अवसरों पर जो है एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से ही किसी निर्णय तक पहुंचते थे। और बज्जी संघ में जो है लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गणों के प्रमुख या राजा जो है नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे, और इस कारण से इसे गणराज्य कहा जाता है। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। बज्जी संघ में जो है लिच्छवी जो है एक प्रमुख गण था, और इसकी सीमाएं जो था वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग जो थे वो काफी शक्तिशाली थे, और यहाँ का जो राजा था वो चेटक था। किसका राजा था चेटक? लिच्छवी का, है ना। लिच्छवी राजा थे वो चेटक था, और चेटक ने अपनी लड़की का विवाह जो है बिंबिसार से कर लिया था। तो बिंबिसार कहाँ का राजा था वो? तो बिंबिसार जो था वो मगध का राजा था, और लिच्छवी राजा जो था वो राजा चेटक था, और राजा चेटक ने अपनी बेटी का विवाह जो है बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर वही बिंबिसार का बेटा जो जब अजातशत्रु राजा बना तो वही लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त कर लिया, और इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। अब जो है गुप्त राजा जब बने, तब गुप्त राजा चंद्रगुप्त जो है उनके बारे में चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि वो अभी उसने भी क्या है एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, यानी कि लिच्छवी राजकुमारी से 2 राजाओं ने विवाह किया, पहला तो बिंबिसार और दूसरा चंद्रगुप्त। अब यहाँ पर है कि बज्जी संघ और अजातशत्रु के बारे में दिया हुआ है कि बज्जी संघ का यह वर्णन जो है वो दिग् निकाय से लिया गया है, और दिग् निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। दिग् निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, और दिग् निकाय की क्या विशेषता है कि इसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? और जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी जब तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे, और बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने और बज्जी जो है महिलाओं को बंधक भी नहीं बनाएंगे। शहरों एवं गांवों में जो है चैत्यों का रख रखाव करेंगे, और विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे, और उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे।
तो ये सारी जो बातें हैं ये किसमें मेंशन है, वो दिघ निकाय में जो है मेंशन है। और दिघ निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नगरों का विकास। नगरों का विकास लगभग 3700 वर्ष पूर्व क्या है, सिंधु सभ्यता जिसमें प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लुप्त हो चुका था। और अब जो है दूसरी बार भारत में नगरों का प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलता है। और करीब 2600 साल पहले, जिसे 600 ईस्वी पूर्व कहते हैं, उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। और पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का जो है उल्लेख मिलता है। तो वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह या राजगीर, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, पटना आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के जो है प्रमाण मिलते हैं। तो क्या है कि कितने नगरों का प्रमाण मिलता है, लगभग 62 नगरों का प्रमाण मिलता है। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे ही हुआ था। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। और इस काल के अनेक नगर जो था वो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहाँ शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहाँ कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगर जो है वो विशिष्ट धातुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें जो है कपड़े, बर्तन और अन्य सामान जो है वो शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम भी जो है आरंभ हुआ। और इसी तरह से ये नगर जो है व्यापार के केंद्र बने और इनकी जो है आबादी भी बढ़ने लगी। कई नगर जो है वो धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए थे। तो क्या था, किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास जो है पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े जो है लोग स्थायी रूप से बसने लगे। यात्री दर्शन के लिए आने लगे और इसका कारण जो है ये बस्तियां भी जो है नगरों में परिवर्तित होने लगी। तो स्मरणीय है कि ऐसे नगर जो है अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के जो प्रमुख मार्गों के पास ही विकसित हुए, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक था। तो प्रत्येक नगर के आसपास जो था गांव भी बसे होते थे, और जहां से नगर वासियों को अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए यह कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा जो है मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त करने नगरों को संपन्न बनाया। तो क्या है कि व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और को क्या है, और राजा द्वारा प्राप्त कर रहे, और राजा जो कर प्राप्त करता था लोगों से, उससे क्या है कि नगरों को संपन्न बनाया। क्योंकि उससे क्या है, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इसमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास सभी शामिल होते थे। और इन अलग अलग वर्गों या जातियों को बसने के लिए नगरों को विभिन्न मोहल्ले या भागों में बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन के रूपरेखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुका था। और इस प्रक्रिया को ही क्या है, द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो आगे इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे कि महाजन पदों का जो है विवरण किसमें दिया हुआ है, किसमें प्राप्त होता है। तो इसमें क्या किसमें प्राप्त होता है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में। दूसरा क्या है कि कौन सा महाजन पद जो है वो बिहार में स्थित है, तो इसका आंसर होगा अंग। राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो हम लोग अभी अभी पढ़े कितना, राजा भूमि की उपज का 16वां हिस्सा प्राप्त करता था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, शायद ये 16वां लिखा हुआ है। और मगध के शासक जो है अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो वो कहाँ थी, राजगृह थी। और निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, तो ये कौन सा गणराज्य था, लिच्छवी जो था, लिच्छवी जो था वो गणराज्य था। अब खाली स्थान को बढ़ेंगे कि अवंती का राजा कौन था, तो अवंती का जो राजा थे वो कौन थे, चंद प्रद्योत थे। और बज्जी संघ की राजधानी जो थी वो क्या थी, वैशाली थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। नंद वंश के शासक जो थे वो धनानंद थे, और उसके समय सिकंदर का जो है भारत पर आक्रमण हुआ था। और लिच्छवी जो था वो बज्जी संघ का एक गण था। तो ये चैप्टर जो है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।